नमस्कार, नेशनल वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली की तस्वीरें गाहे बगाहे सुर्खियां बनती रहती हैं। हर बार जांच कार्रवाई का आश्वासन देकर सरकार के आला अधिकारी अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर देते हैं। अब औरैया से कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। वो तस्वीरें बदहाल सिस्टम को आईना दिखाने के लिए बिल्कुल नहीं है। आपने कंधे पर, रिक्शा पर, साइकिल पर, मोटरसाइकिल पर मरीजों को ढोने के तमाम उदाहरण देखे होंगे, लेकिन पहली बार औरैया में गर्भवती महिला को अस्पताल ले जाने के लिए ऑटो का इस्तेमाल करना पड़ा। और देरी लापरवाही की कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। महिला ऑटो में ही बच्चे को जन्म देने के लिए मजबूर होती है। हैरान करने वाली बात यह है कि ऑटो को सीधे अस्पताल के मैटरनिटी वार्ड तक ड्राइवर लेकर चला गया। शायद इसीलिए हमें यह कहना पड़ रहा है कि यूपी में स्वास्थ्य सेवाएं आईसीयू में हैं। इस मुद्दे पर कुछ खास मेहमानों से हम बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस रिपोर्ट से समझिए कि आखिर औरैया की घटना क्यों शर्मनाक है। कोई पेशेंट है, बहुत गंभीर रूप से घायल, किसी दुर्घटना में हो गया है और लाइफ सपोर्ट मशीन की आवश्यकता है उसको। अगर आपके पास इस प्रकार की एम्बुलेंस नहीं है तो आपके चाहने के बावजूद भी अगर आप किसी को बस्ती से लखनऊ लाना चाहेंगे तो उस तक अब तक की सामान्य एम्बुलेंस को पहुंचने में आधा घंटा, पौन घंटा लगा। वहां से अगर लखनऊ उसको लाना पड़े, क्या स्थितियां होंगी? रास्ते में दम तोड़ देगा मरीज। बिल्कुल सही फरमाया मुख्यमंत्री महोदय कि मरीज दम तोड़ देगा। आपको भी भरोसा नहीं था इन सफेद वाहनों पर, तो एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम वाली गाड़ियों का लश्कर तैयार किया था। बड़ा मुस्कुराए थे बड़े वाले साहेब कि लखनऊ से रवाना कर दिया गया लश्कर, लेकिन जिलों तक पहुंचते पहुंचते उन्हीं लश्करों में तैनात गाड़ियों का हुलिया बदल गया है। ये देखिए, फर्राटा भरते हुए अस्पताल में मैं मरीज, गुस्सा ये वाहन, एम्बुलेंस है। हाँ, चौंकिए मत, आधुनिक प्रदेश के आधुनिक स्वास्थ्य विभाग की देन है ये कि 10-10 रुपए में एक चौक से दूसरे चौक तक पहुंचाने वाला ऑटो औरैया में एम्बुलेंस की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इसमें मरीजों को लादा जाता है, अस्पताल की चौखट तक पहुंचाया जाता है। यह है हकीकत हाकिम तुम्हारे सरपरस्ती में सूबे की। यह है आधुनिक प्रदेश की आधुनिक एम्बुलेंस सेवाएं। बेहतर स्पेस के साथ वातानुकूलित खुला खुला मौसम, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली सौगात के चेहरे पर चस्पा जय माता दी का बोर्ड कि देख लो भाई, प्रयास पूरा है, कुछ हो गया तो माता रानी कृपा बरसाए। सेवाओं में कोई कमी नहीं है साहब। अस्पताल के बरामदे में नहीं, अस्पताल के गलियारे तक पहुंचाने की गारंटी है। और लोग पीछे पड़े हैं कि 108 एम्बुलेंस सेवा है कि मिलती नहीं। मिल भी जाए तो जो सुविधाएं इस आधुनिक एम्बुलेंस में है वो कैसे पाओगे? कैसे पाओगे खुली खुली हवाएं? कैसे पाओगे फटफट की आवाज? कैसे पाओगे सीधे अस्पताल के वार्ड तक पहुंचने की सुविधा? इससे बेहतर सूबे की जनता को कुछ मिल ही नहीं सकता था। दरअसल औरैया के भाग्यनगर ब्लॉक के देवरपुर गांव में एक महिला को प्रसव पीड़ा होने लगी, तो आनन फानन में एम्बुलेंस को फोन किया गया। पहले तो फोन उठाने की जहमत नहीं की, और जब अपनी नींद में खलल डालकर फोन उठाया तो बता दिया कि हम तो बाहर हैं भाई, अपना इंतजाम खुद कर लो। 3-4 दाएं करो फोन का किए थे, उन्होंने मना कर दे कि हम बाहर हैं कहीं। अच्छा, फिर नहीं मिल पाएगी? नहीं मिल पाई फिर तो हमें, हाँ, फिर हम ऑटो से गए। हमें मान लो भीड़ बढ़ रही थी, इसी के मारे फिर हम ऑटो से गए वहाँ पे। मतलब कि योगी जी वाली कुछ एम्बुलेंस झुमरी तलैया में ताता थैया करने निकल पड़ी होंगी, तो कुछ निकल पड़ी होंगी अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप के नए रिश्तों की इबारत लिखने। और औरैया वालों से कह दिया कि इस दौरान ना कोई बीमार होना, ना पड़ने देना खुद को हार्ट अटैक, और प्रसव पीड़ा तो गलती से भी किसी को ना हो जाए, वरना अपनी जान के खुद जिम्मेदार होंगे। हम विदेश भ्रमण पर जो निकले हुए हैं, लेकिन जिस्म का रोया रोया जब दर्द से रोने लगा तो ऑटो बुलाया।
मरीज को लादा और पहुंच गए अस्पताल। अंदर पहुंच गई, वहाँ पे गेट पे हो गई मान लो। ऑटो के अंदर ही? हाँ ऑटो के अंदर ही थी। ऑटो के अंदर हुई ना? हाँ ऑटो के अंदर ही थी बच्ची। हाँ और मान लो अस्पताल में पहुंच गए तो मान लो गेट के बाहर थोड़े नहीं, अंदर ही हुई थी लड़की। अंदर तक चला गया था? हाँ ऑटो अंदर तक है। हाँ। कौन सा गाँव है ये? देवरपुर है। सुना सूबे को पेरिस और लंदन बनाने वालों, ऑटो के भीतर बच्ची ने जन्म लिया है। जच्चा की चीखें और बच्चे की किलकारियां ऑटो की आवाज में दब कर रह गईं। सुना सूबे की स्वास्थ्य सेवाओं पर इतराने वालों, ये है हकीकत तुम्हारी रहनुमाई की कि बच्चों का जन्म आज भी अस्पताल की चौखट पर, गली कूचों के कोने में और ऑटो के भीतर होता है। ये आपके माध्यम से मुझे पहली बार ज्ञात हो रहा है। इसकी हम जांच करा रहे हैं और यदि सही पाया जाएगा तो जो नियमानुसार कड़ी से कड़ी कार्रवाई उनके खिलाफ प्रस्तावित की जाएगी। राय साहब के इस गहन शोध को सुनकर बड़े से बड़े वैज्ञानिकों ने मत्था पीट लिया होगा कि देखो, बच्चा ऑटो के भीतर, ऑटो अस्पताल के भीतर, फिर भी सफेद फौज के सेनापति कहते हैं कि जांच होगी। पति का दावा है सही होएगा और उसकी संवेदनशीलता देखते हुए उस पर पूरी जांच करते हुए कहीं दोषी पाए गए कि एम्बुलेंस सर्विस वहां तक की नहीं पहुंची तो एम्बुलेंस सर्विस के ऊपर कुछ कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर दंड भी निर्धारित है और साथ ही साथ वहां पर इस पे एफआईआर दर्ज करके जो 102 का जो भी ऑपरेटर या ड्राइवर है उस पर कार्रवाई भी करी जाएगी। जांच वांच रहने दीजिए बड़े वाले साहिब, उसकी कोई जरूरत नहीं। आपकी सरपरस्ती में उत्तर प्रदेश तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। क्या किसी ने सोचा होगा कि ऑटो का इस्तेमाल भी एम्बुलेंस के तौर पर हो सकता है? नहीं ना, लेकिन आपने एक कर दिखाया है। इसके लिए आपको और आपकी कारगुजारी को शत शत नमन। औरैया से अक्षय कुमार मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल वॉइस। और आइए चर्चा की हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सबसे पहले उन मेहमानों से आपका परिचय मैं करवा देती हूं। जयप्रकाश पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी की ओर से, अब्बास अली जैदी हमारे साथ जुड़ गए हैं समाजवादी पार्टी की ओर से, अंशु अवस्थी कांग्रेस की ओर से इस डिबेट में हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डॉक्टर AK शुक्ला पूर्व CMO हैं, आप भी हमारे साथ रहेंगे इस पूरी चर्चा में, और डॉक्टर अलीम सिद्दीकी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, सदस्य हैं IMA के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले जयप्रकाश पांडे जी, ये रिपोर्ट हमने दिखाई और इस खबर पर लगातार हम दर्शकों को अपडेट कर रहे हैं और ये खबर इतनी शर्मनाक है कि जो कोई भी सुन रहा है वो यही कह रहा है कि डींगे हाँकना एक बात है, योगी जी मंच पर खड़े होकर एम्बुलेंस सेवा को लेकर लाख डींगे हाँक लें, जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो ये कह दें कि जांच होगी, कार्रवाई होगी, जो हम सुनते आए हैं और हर बड़े मसले पर यही सुनते आए हैं। लेकिन जो काम एम्बुलेंस को करना चाहिए प्रदेश में वो काम ऑटो वाले कर रहे हैं, ऑटो ड्राइवर कर रहे हैं। यही है क्या आपका काम? नहीं सुब्रा जी, देखिए योगी जी का जहाँ तक डींगे हाँकना, वो उनका आपके इसमें जो भी दिखाया जा रहा था रिपोर्ट में, तो वो तो ये कह रहे थे कि लखनऊ जाएगा मरीज तो तब तक तो उसका जय श्री राम हो जाएगा। तो इसी संकल्पना के कारण पूर्वांचल या बुंदेलखंड में जहाँ एम्स स्तर के हॉस्पिटल नहीं थे, पूर्वांचल में गोरखपुर, गाजीपुर, बनारस में खोले जा रहे हैं। और जहाँ तक ये सवाल है कि ये पार्टिकुलर घटना आप दिखा रही है, अगर ये तो जांच के बाद पता चलेगा कि वो जो भी एम्बुलेंस का ड्राइवर था या जो भी उसके लिए अधिकृत व्यक्ति था, टेक्निकल खराबी थी या वो किस हालत में था। ऑटो इस हालात में जाना बड़ा मैं दुखद नहीं मानता। गर्भवती महिला को जो पीड़ा हुई है, गर्भवती महिला को जो झेलना पड़ा है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जयप्रकाश पांडे, आप मुझे ये बता दीजिए, क्योंकि गर्भवती महिला को जो पीड़ा हुई है उससे जुड़ा हुआ सवाल, उसके परिवार को जो झेलना पड़ा है उससे जुड़े हुए सवाल पर आप टेक्निकल आप बातें मत कीजिए, इधर उधर मत घुमाइए, क्योंकि वो जो लोग हैं वो आपसे जानना चाहते हैं कि जिस वक्त उनको उस सेवा की सबसे ज्यादा दरकार थी उस वक्त कहाँ था आपका एम्बुलेंस? और एक महिला, अगर वो उसकी डिलीवरी हो रही है ऑटो में और आप ये कह रहे हैं कि पता चलेगा, जांच करेंगे। सुनिए सर, जांच का क्या करेंगे आप? तक पहुंचना और हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ना होना दो अलग अलग चीजें हैं।
और इसमें जो एम्बुलेंस का ड्राइवर है वो सीधे सीधे जिम्मेदार है। वहां के डॉक्टरों ने कुछ ऐसा उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं किया है, जो कि बच्चे को जन्म देने के बाद भी हॉस्पिटल में थी। अच्छा, और वहां एम्बुलेंस सेवा का लाभ आम लोगों को मिले, गर्भवती महिलाओं को मिले, ये किसकी जिम्मेदारी है? ये तो सरकार की ही है, सीरियस जिम्मेदारी। सरकार फेल है यहाँ पर कि नहीं फेल है? नहीं, सरकार एक सिरफिरे ड्राइवर की गड़बड़ी से फेल थोड़ी हो जाएगी। जांच होगी, उसको दंडित किया जाएगा। अच्छा, 57,000 गाँव में। सुनिए, योगी जी का ये, अगर योगी जी की संकल्पना चलती तो योगी जी कह रहे थे 57,000 गाँव। ये कोई सुन लीजिए पूरा का पूरा, एक सेकंड सर, आपने ये कह दिया, आपने उस ड्राइवर को सिरफिरा घोषित कर दिया। आपने, एक सेकंड सुन लीजिए, आप जो जिम्मेदारी आपको लेनी चाहिए थी, जो जिम्मेदारी आपको लेनी चाहिए थी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का जनाजा निकाल दिया था, वरना वही हो जाती है डिलीवरी, किसी जिला हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं थी। निकल गए, बहुत आसानी से आप जिम्मेदारी ड्राइवर पर फेंक कर निकल गए और ये कह दिया कि सरकार फेल नहीं है। क्या इतना आसान है? उस गर्भवती महिला को जो पीड़ा हुई होगी, जो जलालत झेलनी पड़ी होगी, ऑटो में डिलीवरी हुई है साहब, कोई छोटी मोटी बात नहीं है, एम्बुलेंस नहीं पहुंचा, पूरा का पूरा स्वास्थ्य महकमा जो है वो फेल हो गया। आप एक ड्राइवर पर इसकी जिम्मेदारी फेंक कर निकल जाना चाहते हैं? देखिए शुभ्रा जी, दो पक्ष होते हैं सरकार के। पहले उत्तर प्रदेश की सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं पर निर्भर कौन है, इसको भी समझने की आवश्यकता है। वो उत्तर प्रदेश की 85% जो गरीब जनता है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स अफोर्ड नहीं कर सकती, वो निर्भर होते हैं। सरकार या तो स्वास्थ्य सेवाओं के लिए खुद से कोई कदम उठाए, एक तो ये पहलू होता है। दूसरा, कोई प्री एग्जिस्टिंग अगर फैसिलिटी है, 102 और 108 प्री एग्जिस्टिंग फैसिलिटी है, उसका सिर्फ संरक्षण, उसका सिर्फ मैनेजमेंट करना सरकार का काम है। मैं आपको मिसाल के तौर पर किसी ड्राइवर की गलती का नहीं, देखिए, ये हवाला देकर के वो कह रहे हैं कि उससे पूरा सरकार जो है वो फेलियर नहीं हो जाती है। उत्तर प्रदेश सरकार के, उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों में जिस तरीके से यार्ड्स में एम्बुलेंस खड़ी हैं, जिस तरीके से उनके टायर्स की हालत है, जिस तरीके की उनकी खुद की मेंटेनेंस की हालत है, इसके लिए आप ड्राइवर्स को दोषी नहीं ठहरा सकते। इसके लिए जिम्मेदार सीधे सीधे तौर पर स्वास्थ्य विभाग होता है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जब आप मेंटेनेंस के नाम पर 2 साल से लगातार बजट ले रहे हैं और 102 और 108 के स्पेसिफिक मेंटेनेंस के नाम पे ले रहे हैं, तो आप उन पे मेंटेनेंस पे पैसा क्यों नहीं खर्च कर रहे हैं? ये कारण है, आपने 102 और 108 के रिस्पांस टाइम में जो कमी आई है, इसके ऊपर कभी आपने गौर करने का प्रयास नहीं किया। आज आप फिर माननीय मंत्री जी कह रहे थे कि हम उस एजेंसी यानी कि उस ड्राइवर पे कार्रवाई करेंगे कि जिसने ये जवाब दिया। आप बताइए, जब आप उनको डीजल नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, आप उनको इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं प्रोवाइड कर रहे, टेक्निकल असिस्टेंस जो एम्बुलेंस में साथ में चलती है आप नहीं दे रहे हैं, तो ड्राइवर अगर अकेले चले भी जाएंगे। एम्बुलेंस को लेकर के जो सियासत है वो पूरा सूबा देख रहा है और उस पर क्रेडिट लेने की बात भी बार बार होती है। पिछली सरकार जो है वो कहती है कि देखिए भाई हमने ये काम किया है और लगातार उसको गिनवाया भी जाता है। ये सरकार जो कहती है कि हम अपने सुधार दिया है। अब जैदी साहब आप कह रहे हैं कि रिस्पांस टाइम कम हो गया है और क्या इसी वजह से ये जो घटना है, औरैया की शर्मनाक घटना हमने देखी है? मैं इसका जवाब लूंगी जयप्रकाश पांडे से, लेकिन उससे पहले सीधा रुख मैं अंशु अवस्थी आपका कर रही हूँ। बीजेपी ये भी कह रही है कि ये कोई पहला मामला नहीं है, पहले भी ऐसे मामले होते आए हैं, लेकिन अब जब बीजेपी की सरकार में हो रहे हैं तो आप लोगों को कुछ अलग लग रहा है। देखिए सुभा जी, जो बार बार पिछली बातों को दोहराया जाता है तो इनको ध्यान रखना चाहिए। इन्होंने वादा किया था जनता से कि हम जब आएंगे सत्ता में तो हम और ज़्यादा सुविधाएं देंगे, सुविधाएं बढ़ाएंगे। आप देख लीजिए, दुर्भाग्यपूर्ण है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि किसी भी मोर्चे पर आप स्वास्थ्य सेवाओं को देख लीजिए, चाहे वो चिकित्सकों की कमी की बात हो, चाहे स्टाफ नर्सों की कमी की बात हो, और इनकी सरकार बनने के बाद जिस तरीके से बीआरडी कॉलेज में इतनी बड़ी घटना हुई थी, उसके बाद भी सरकार ने संज्ञान नहीं लिया और बराबर पीड़ितों को बचाने का काम, भ्रष्टाचार को छिपाने का काम होता रहा। किस तरीके से आंकड़े बदलते रहे, आपको याद होगा, आपके चैनल पे भी डिबेट हुई थी। औरैया की घटना हुई, इससे पहले नवंबर में भी औरैया में यही घटना हुई थी। इसी अस्पताल में एक प्रसव के लिए महिला आई थी, प्रसव पीड़ित, उसका इलाज नहीं किया गया, अंततः उसके बच्चे की मौत हो गई थी। उस पर काफ़ी विवाद हुआ था, लेकिन उसके बाद भी जो स्वास्थ्य मंत्री जी का आज बयान आया, वैसा पहले भी आया था। जांच हो रही थी, 6 नवंबर की घटना, इससे पहले की औरैया की, उसमें आज तक जांच हो रही। मुझे लगता नहीं कुछ निकल के आया। देखिए सुब्रा जी, 14,000 डॉक्टर उत्तर प्रदेश में आवश्यकता है, 33,000 विशेषज्ञों की। सच्चाई ये है कि आज 7,000 से ज़्यादा डॉक्टर उत्तर प्रदेश में नहीं। इसी अनुपूरक बजट में आप देख लीजिए, सरकार ने नए मेडिकल कॉलेज खोलने की बात की। थोड़ी हुआ है अंशु जी, ये जो आंकड़ा आप दिखा रहे हैं किसी एक सरकार की वजह से तो हुआ नहीं है। निश्चित तौर से देखिए, ये अपनी जवाबदेही से भाग सकते हैं
ये ड्राइवर को सिरफिरा कह के निकल लेंगे, हम नहीं निकलेंगे, क्योंकि हम जिम्मेदार लोग हैं। जरूर पिछली सरकारों की कमियां रही होंगी और अगली सरकार की ये जिम्मेदारी भी है कि पिछली सरकारों की कमियों को सुधारें, इसीलिए तो नई सरकारें बनती हैं। दिक्कत यही है क्या कि सारा काम इनको दे दिया गया, तो क्या ये केक काटने के लिए आए हैं क्या सरकार? पॉलिटिकल पार्टीज आती हैं, उसको कितना निभा पाती हैं, वो ऐसी घटनाओं से साफ हो जाता है। आप देखिए कि एम्बुलेंस को डीजल नहीं मिल रहा है, एम्बुलेंस खड़ी है। ये आपके चैनल पर भी न्यूज चली थी, मुझे बहुत अच्छे से याद है, फतेहपुर की घटना थी। बदायूं, हरदोई, लखीमपुर, कहीं का उठा के आप देख लीजिए। इनको तो ये भी जानकारी नहीं होगी कि भदोही में जो महाराजा बलवंत सिंह हॉस्पिटल है, वहां पर इतनी बुरी हालत है कि वहां की ओटी पिछले 10 दिन से बंद है। इसी सिविल अस्पताल की आप लखनऊ में बात कर लीजिए, सिविल अस्पताल में जब संक्रमण होता है एक बेड पर 4-4 बच्चे लिटाए जाते हैं। आप यहीं पे बलरामपुर हॉस्पिटल है, 48 बेड है वहां पर बच्चों के बाल विभाग में, और जब संक्रमण होता है 10 से 12 हजार मरीज ओपीडी में देखे जाते हैं। डॉक्टर साहब बैठे यहाँ पर, और आप समझ लीजिए आज तक ठीक है, ये दुर्भाग्य है कि 2017 और 18 में यूपीएससी जो भर्ती करता है डॉक्टरों की, एक भी भर्ती नहीं की गई, जबकि 8000 से ज्यादा डॉक्टरों की। ठीक है जयप्रकाश पांडे जी, दो बहुत ही बुनियादी सवाल हैं, एक जो जैदी साहब ने उठाए हैं और एक जो अंशु जी ने उठाए हैं। एक ये कि जो रिस्पांस टाइम है वो कम हो गया है, ऐसा क्यों है कि आपकी सरकार आने के बाद जो लोगों को लगा था कि स्थितियां दुरुस्त होंगी, पहले से अच्छी होंगी, वो नहीं हुआ और खराब हो रहा है, ये कह रहे हैं जैदी साहब। दूसरा जो बात अंशु अवस्थी कह रहे हैं कि आप लोग तो ये कह के आए थे ना कि हम ठीक करेंगे, हम हालात ठीक करेंगे, लेकिन पहले जो था उससे और खराब हो रहा है। और जो एक और सवाल है जो दोनों ने खड़ा किया है वो ये है कि एम्बुलेंस को डीजल नहीं मिल रहा है, ड्राइवर्स को ट्रेन नहीं किया जा रहा है उस तरह से, तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि नहीं सब कुछ तो ठीक चल रहा था, सिर्फ एक ड्राइवर की गलती की वजह से जी देखिए ये सब हो गया। नहीं, जैदी साहब एक और भी सवाल उठाए थे, संवेदनशील व्यक्ति हैं, उन्होंने ये कहा था कि ये देखना होगा कि जो पब्लिक सेक्टर के हॉस्पिटल हैं उस पर 85% गरीब जनता जाती है, और उत्तर प्रदेश में गरीब जनता कितनी है और कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे सरकारी हॉस्पिटलों का, ये दुनिया जानती है। अब अवस्थी जी को इसमें भी आश्चर्य लग रहा है, अरे वो 40 नहीं, एक बेड पे नीचे भी लिटाए जाते हैं। उसके लिए किसी दलगत सपा सरकार इसके पहले थी कि 1.5 साल में हमने संक्रमण फैला दिया समाज में, तो ये सब बातें करना तो बिल्कुल गलत बात है। नहीं, सपा भी मैं दोषी नहीं मानता, ये निश्चित जान लीजिए उत्तर प्रदेश की जो भी समकालीन दशा आज की, तो वो जितना भी गरीब आबादी है उसके लिए बुनियादी इलाज नहीं कर सकती। और मैं सरकार की बात बता दे रहा हूँ, यहाँ डॉक्टर एक्सपर्ट लोग बैठे हैं, हमारी सरकार ने बिल्कुल दीनदयाल जी के फार्मूले पे रोटी कपड़ा मकान से आगे पढ़ाई दवाई पे जाते हुए देखिए अंशु अवस्थी के पास और जैदी साहब के पास एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि वो सरकार में नहीं है। दवाओं के दाम जयप्रकाश जी आप इधर-उधर की बात करके निकल नहीं सकते हैं। हृदय रोग हो या घुटने के उपकरण हो 90% कमी आई है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जी के ही दिलेरी की थी, आज जमीन पे आई है। क्या उस परिवार को ये आंकड़े गिनवाएंगे आप? वो परिवार के उस परिवार को आपको क्या लगता? आप गांव में जाइए, एक किसी को भी डिजीज ऐसी हो जाती है, लीवर की, हार्ट की, जमीन बिकती है, 5 लाख बहुत होता है। ऐसी ही तमाम दूसरी घटनाएं भी जयप्रकाश जी आप कैसे कह रहे हैं? हाँ, तमाम ये दूसरी मैं घटनाएं कह रहा गिनवा दी गई हैं। अपर्याप्त सुविधाएं हैं, लेकिन बजट की बातें बेबुनियाद है, डीजल नहीं मिल रहा या उनको ट्रेंड नहीं किया जा रहा। ठीक है, मैं आऊंगी आप दोनों के पास। दूर नहीं जाना, मैं 10 सेकंड लूंगा जल्दी से। अभी अनुपूरक बजट हुआ था, नए मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा सरकार ने की, 20 महीने हो गए। हम तो ये जानना चाहते हैं कि आपके पास उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, जनसंख्या बढ़ रही है, हकीकत है, सुविधाओं की जरूरत है। आपने उस 20 महीने में क्या स्ट्रेटजी प्लान की है, क्या तैयारी है? मेडिकल कॉलेज की सच्चाई ये है कि अनुपूरक बजट में मालूम कितना पैसा दिया गया है? 1 लाख रुपया प्रत्येक मेडिकल कॉलेज को। मुझे आप बता दो उस 1 लाख में उस मेडिकल कॉलेज में क्या बनेगा? बजट देख रहे हैं आप, मैं अनुरोध कर रहा हूं, हॉस्पिटल तैयार है, मेरी बात पूरी हो जाए फिर आप रखिएगा। देख लीजिए, हरदोई में भी एक मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा, मैं भी उसी गृह जनपद मेरा हरदोई है। 1 लाख में कौन सी ओटी बनेगी, कौन सा स्टूडियो बनेगा, कौन सा डॉक्टर बैठेगा, कौन सी ओपीडी नहीं होता, कम होगा उतना ही तो काटने से बात के चिल्लाने से सही बात गलत नहीं हो जाएगी। ये स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर इतना गंभीर है। 20 महीने में इनकी क्या तैयारी, इनके पास जवाब नहीं है। डॉक्टर वही ना आता है, उसका जवाब मूल बजट आप बताओ कि 20 महीने बन जाएगा। जयप्रकाश जी मैं आपके पास हर व्यक्ति की प्राथमिक आवश्यकता है स्वास्थ्य। 20 महीने में आपने एक भी डॉक्टर ए के शुक्ला के पास में जाना चाहती हूं, क्यों नहीं निकाली डॉक्टरों की और नर्सों की? डॉक्टर ए के शुक्ला का रुख में करना चाहती हूं, आपके पास जवाब नहीं है। डॉक्टर ए के शुक्ला, पॉलिटिकल
जो डिस्कशन है वो बहुत लंबा चल सकता है। ये सरकार क्या कर रही है, पिछली सरकार क्या कर रही है, ये तमाम जो सवालात हैं वो खड़े किए जा सकते हैं और हम इस पर लंबी चर्चा कर सकते हैं। कोई कहेगा कि देखिए सर हमारी कमीज ज्यादा सफेद है, आपकी कमीज ज्यादा काली है, ये सब चीजें हो सकती हैं, लेकिन जो एक फैक्ट्स पर आधारित बात है उस पर मैं आपसे समझना चाहूंगी। 2017 के मुकाबले जो 2018 में स्वास्थ्य बजट हमने देखा उसमें बढ़ोतरी हुई सर, 12% की बढ़ोतरी हुई। ये आंकड़ा है, ये 56,226 करोड़ रुपए का पूरा बजट रहा जो कि सैंक्शन किया गया, जिसके बारे में घोषणा हुई 2018 के लिहाज से। अब फिर से बजट आ जाएगा। ये जो बजट आता है, सिर्फ 35% खर्चा जो ये बजट आता है, आखिर दिखाई दे रहा है इतना बड़ा। एक सेकंड अंशुल जी, आप अधीर मत होइए, आ रही हूं मैं आपके पास, आपका ही सवाल पूछ रही हूँ। ये जो बजट आता है, ये इतनी बड़ी रकम हम देखते हैं, अब लोगों को ये लगता है कि देखिए जी ये तो हम पर खर्च होने वाली है, लेकिन फिर उसके बाद जब हम ज़मीनी हालात देखते हैं, औरैया की हालत देखते हैं और तमाम दूसरे जो राज्य हैं वहाँ पर भी देख लीजिए, तमाम जो उत्तर प्रदेश के जो दूसरे ज़िले हैं वहाँ पर देख लीजिए, आखिर बजट का सही इस्तेमाल करना, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? पूरी की पूरी रकम खर्च हो, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? और अगर नहीं हो रहा है तो कितना बड़ा फेलियर है सर सरकार का? डॉक्टर ए के शुक्ला। बहुत धन्यवाद। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भारी भरकम बजट जिसकी घोषणा की जाती है, जो हम अखबारों में पढ़ते हैं, वो एक स्वास्थ्य विभाग या चिकित्सा विभाग से जुड़ा हुआ बजट बताया जाता है। इस बजट में बहुत से मद होते हैं, इसमें वेतन भी शामिल होता है, रखरखाव भी शामिल होता है। मुख्य समस्या आज हमारी यह है कि जो जैसे एम्बुलेंस की समस्या आई, इस सारी सुविधाओं का मैनेजमेंट आजकल प्राइवेट हाथों में दे दिया गया। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम ये कर सकते हैं, जो ड्राइवर है उसको निकाल दें, वो हमारा रेगुलर कर्मचारी नहीं है, उसकी तनख्वाह काट लें, उसके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई हम नहीं कर सकते। उसको जो ठेकेदार है उसकी मेन जिम्मेदारी होती है अल्टरनेटिव व्यवस्था करना। रोज़ाना उनको मॉनिटर करना चाहिए कि जितनी एम्बुलेंसेज हैं चालू हैं, रोड पर हैं कि नहीं है, क्योंकि ये व्यवस्था की जाती है कि अगर एम्बुलेंस ऑफ द रोड होगी तो अल्टरनेटिव व्यवस्था वो रखेगा। दूसरा जो हमारी समस्या आज आ रही है कि हमारे इस वर्तमान स्थिति में घोषणाएं इतनी ज़्यादा कर दी गई हैं, उन घोषणाओं की वजह से ग्रामीण क्षेत्र के लोग ज़्यादातर शहरी अस्पतालों में भागते, हर चीज़ उनको फ्री बताई गई और होती भी है, लेकिन इन्फ्लक्स मरीजों का इतना हो गया है कि वो कठिनाई पैदा होने लगती। चिकित्सकों की कमी और दवाओं की उपलब्धता बड़े अस्पतालों में, ये मुख्य समस्या हो गई है। चिकित्सकों की कमी के बारे में बता दूं कि आवश्यकता से आधे चिकित्सक इस समय कार्यरत हैं, विशेषज्ञ हैं नहीं। इसके पीछे मैं कहना चाहूँगा कि पिछले 10-15 सालों में जो स्थिति हुई है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज खोल दिए गए, कुछ वर्षों पहले इंजीनियरिंग कॉलेज खोले गए थे। आज आप स्थिति देखिए, इंजीनियरिंग कॉलेज खाली पड़े, पढ़ने वाले नहीं। मेडिकल कॉलेज में जब हम लोग पढ़ते थे तो 5,000 रुपये में पूरे साल की पढ़ाई करते थे। आज की तारीख में MBBS करने में लड़का 60 से 70 लाख रुपए खर्च करता है और पोस्ट ग्रेजुएट करने में 3 से 4 करोड़ खर्च करता है। और इस सत्य को कोई सरकार कहे कि हम नहीं जानते, कोई मानने को तैयार नहीं। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं शुभराज जी कि जब कोई लड़का 4 करोड़ 5 करोड़ खर्च करके डॉक्टर बनेगा 10 साल में, तो सरकार की 50,000 रुपये की तनख्वाह के लिए वो परेशान नहीं होगा। मुख्य कारण यह है, इस पर हमें सोचना पड़ेगा कि चिकित्सा सेवाएं, सुविधाएं, शिक्षा इतनी महंगी हो गई है कि आम आदमी के आंकड़ा भी है। सरकारी हॉस्पिटल्स जो हैं उनमें कितना खर्च हो रहा है और निजी हॉस्पिटल्स जो हैं उनमें कितना खर्च हो रहा है। प्राइवेट अस्पतालों के लिए 64,628 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं, सरकारी के लिए 8,193 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं, ये आंकड़ा है। तो और सरकारी अस्पतालों का, जैसा कि इस डिबेट की शुरुआत में ही जिक्र हुआ, उस पर निर्भर है एक बड़ा तबका, वो तबका जिसकी पहुंच नहीं है निजी अस्पतालों तक, जो कि वंचित तबका है, और उसी को ध्यान में रख करके तमाम घोषणाएं की जाती हैं, उसी को ध्यान में रख के चुनाव लड़े जाते हैं। लेकिन जब वही तबका वंचित हो जाता है फिर से एक बार और उसके हाथ कुछ नहीं लगता, औरैया जैसी घटनाएं सामने आती हैं, तो सवाल पूछना तो बनता है कि आखिर क्या हुआ उन घोषणाओं का, क्या हुआ उन योजनाओं का? सिर्फ कह देने से थोड़ी होता है। और इसीलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ डॉक्टर A.K. शुक्ला कि अगर सिर्फ एक डॉक्टर की बात की जा रही है, यहाँ पर डिबेट में बीजेपी के प्रवक्ता भी यही कह रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री भी कह रहे हैं कि देखिए डॉक्टर पर जो ड्राइवर है उस पर कार्रवाई होगी, लेकिन इस पूरे सिस्टम की बात है। ड्राइवर इस सिस्टम का हिस्सा है, वो किस तरह से काम कर रहा है, अगर आम लोगों को जरूरत है एम्बुलेंस की तो वो कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, ये पूरे सिस्टम का हिस्सा है। तो क्यों ना पूरे सिस्टम से, जिसके देखरेख की जिम्मेदारी सरकार की है, उससे सवाल किया जाए और जिम्मेदारी ले सरकार
जिम्मेदारी लेना कितना अहम है सर? मैं ये कहना चाहूँगा कि पूर्व में व्यवस्था थी कि एम्बुलेंस के लिए टेलीफोन जिला चिकित्सालय या PSC CSC पर आता था, वहाँ के अधिकारी जिम्मेदार होते थे। आज ये सारा PP सिस्टम हो गया, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कर दिया इन्होंने। वो उनकी क्या व्यवस्था है ये ज़्यादातर नियंत्रण में चिकित्सकों के नहीं रह गई, और ये सारी व्यवस्थाएं लागू की जाती हैं शासन के वरिष्ठ अधिकारियों की तरफ से, प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से। उनकी भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। यही नहीं कि खाली ड्राइवर को सस्पेंड कर दिया, डॉक्टर को हटा दिया, गाड़ी खराब बता दी। जो लोग इस व्यवस्था को लागू करते हैं वो मॉनिटर भी करें कि व्यवस्था हमारे सकारात्मक इसके रिजल्ट हैं या नकारात्मक। बिल्कुल ठीक है। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि एम्बुलेंस नहीं पहुँची, ये गंभीर मामला है। प्रचार हमने इतना ज़्यादा कर दिया है कि आप एक टेलीफोन करेंगे 5 मिनट में एम्बुलेंस पहुँच जाएगी। ये देखने की आवश्यकता है कि ऐसा क्यों हुई। सिर्फ ड्राइवर को सस्पेंड कर देना, उसकी FIR कर देना, उसको जेल भेज देना, इस समस्या का हल नहीं है। ठीक है, जिम्मेदारी लीजिए जयप्रकाश पांडे जी, जिम्मेदारी लीजिए और जवाब दीजिए छोटा सा, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगी डॉक्टर अलीम सिद्दीकी के पास। नहीं देखिए शुक्ला जी, एक बात जो बड़ा बता रहे थे, उदाहरण अच्छा दे रहे थे कि प्राइवेट इस जो हॉस्पिटल जो मेडिकल कॉलेज हैं वहाँ बहुत बड़े खर्चे होते हैं। मैं इससे सहमत एकदम नहीं हूँ, क्योंकि वो खर्चे करने वाले कारपोरेट लोग हैं, उनके लड़के अयोग्य हैं, वो ना नीट क्वालिफाई कर सकते हैं, ना कोई सिविल सर्विस कुछ नहीं कर सकते हैं। तो उनके बल पे सुन लीजिए और मैं बता दूं, जो भारत की इज्जत, अरे मैं सुन तो लीजिए, मैं बता रहा हूँ, सुन लीजिए। प्राइवेट डिग्री वालों की मेरिट कम जाती है आज भी सरकार से, वो अभी मान नहीं भैया। ये बता दो कि एम्बुलेंस प्राइवेट क्यों कर दी, ये ये मैं बता रहा हूँ। वो आपसे शुरू होता है 1990 के उदारवाद के बाद, चाहे जिसकी सरकार रही हो, संविदा कर्मी एक प्राइवेट की अंतिम कड़ी हाशिया की चीज है। नेशनल हेल्थ स्कीम नहीं सुनिए, नेशनल हेल्थ स्कीम, लेकिन इसके जन्मदाता मनमोहन सिंह नहीं है, और वो किसी एक सरकार दलगत बात नहीं है। भारत भर में जहां भी सुविधाएं हैं इस तरह की, संविदा कर्मियों को यहाँ लगा दिया गया है, उसमें एक सरकार दोषी नहीं है। फिर भी ये है कि अगर वो लोक सेवा में है, जनहित का कार्य कर रहे हैं, तो सरकार के नियंत्रण में है, सरकार कार्रवाई तो करेगी। अंशु अवस्थी, देखिए सुबह जी, आपको याद होगा नेशनल हेल्थ स्कीम में एम्बुलेंस सारी चीज़ें उपलब्ध कराई गई थी। और आप याद करिए, पहले जो नेशनल हेल्थ स्कीम थी 30,000 तक इलाज होता था, कई सारे हॉस्पिटल पे बोर्ड लगा रहता था। आज सच्चाई क्या है? प्रचार तो बहुत किया जा रहा है आयुष्मान योजना का। हकीकत यह है, आप लखनऊ में KGMU में देख लीजिए, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में सिर्फ 9 बजे से 4 बजे तक आप आयुष्मान योजना का लाभ ले सकते हैं। मैं इस बात को दावे से कह सकता हूं। क्यों? वहां पर स्टाफ ही नहीं है। 9 बजे से 4 बजे तक अगर आप बीमार होते तो आप आयुष्मान में हैं, नहीं तो आप उधर प्राइवेट में जाइए। सवाल यह है कि इनकी कोई नीति नहीं है। मैं तो अनुरोध कर रहा हूं, आखिर ये बताएं। ठीक है, वैकेंसी है डॉक्टरों की 10-15 साल से बराबर, लोग रिटायर हो रहे हैं डॉक्टर। 125 डॉक्टरों ने VRS के लिए आवेदन किया, आपको जानकारी है? आप ये बताइए कि 20 महीने में आपने विज्ञप्ति क्यों नहीं निकाली, भर्ती क्यों नहीं निकाली? जो आपकी क्या नीति है कि आखिर वो डॉक्टर सरकारी अस्पतालों में आए? और शुक्ला जी ने लेकिन जहरी साहब, ये कमी हुई कैसे? शुक्ला जी, PSC CSC ये जो हालात है वो कमी हुई कैसे? यदि PSC CSC पर डॉक्टर उपलब्ध हो तो लोग शहरों की तरफ कम भागे। लेकिन हकीकत है कि उनको मजबूरन भागना पड़ता, PSC CSC खाली पड़े, ताला पड़ा। आगे बढ़ दीजिए। वास्तविकता ये है कि NHRM UPA सरकार का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी और बहुत बड़ी योजना थी। और NHRM के माध्यम से मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि वर्ष 2014-15 और 15-16 में उत्तर प्रदेश सरकार को सबसे अच्छा परफॉर्मेंस के लिए 2 बार प्रधानमंत्री जी का पदक मिला था। जब बात हम एम्बुलेंस की कर रहे हैं तो यहाँ की वास्तविकता ये है कि एम्बुलेंस को सिर्फ और सिर्फ आपको सिर्फ मैनेज करना और संचालित करते रहना था। आपकी जो मॉनिटरिंग अथॉरिटी थी, आपने उस मॉनिटरिंग अथॉरिटी को, ठीक है सरकार का ये मर्जी है, वो बदल सकते हैं, उनके अधिकार में। लेकिन जब आपने मॉनिटरिंग अथॉरिटी चेंज की और आपने प्राइवेट सेक्टर को दिया, तो आपने उसके ऊपर निगाह नहीं रखी कि उसका हालत क्या कर दिया प्राइवेट सेक्टर ने। वो एम्बुलेंस जो मैं ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ, वो एम्बुलेंस जो ग्रामीण क्षेत्र में आधे घंटे तक पहुँच जाती थी, अब वो एम्बुलेंस 2-2, 3-3 घंटे तक नहीं पहुंच पाती। तो जाहिर सी बात है कि जिस गरीब के घर का मरीज तड़प रहा होगा, वो वैकल्पिक व्यवस्था, वो प्राइवेट संसाधनों पे, और जैसे पहले चारपाई पे लाद कर या कंधे पे लाद कर या साइकिल पे लाद करके अपने मरीजों को ले जाने की प्रथा थी, वो जारी रखेगी। निश्चित तौर पे जब आपके एम्बुलेंसेस को लेके कंप्लेंट्स कम हो रही हैं, तो आपने एम्बुलेंसेस के मेंटेनेंस पे भी हाथ खींच लिया।
सवाल ये है कि जब उत्तर प्रदेश सरकार के पास स्वास्थ्य संबंधित सेवाओं को लेकर डबल इंजन की सरकार है, केंद्र की तरफ से भी लगातार पैसा मिल रहा है, ये भी नहीं कह सकते हैं तो कि बढ़ाने हमें के बजाय केंद्र से इसको सपोर्ट घटाने नहीं का मिल काम रहा क्यों किया जा है। रहा ठीक है, डॉक्टर अलीम सिद्दीकी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सदस्य हैं IMA के। डॉक्टर अलीम सिद्दीकी, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि आम लोगों के लिहाज से, आम लोगों की नजर से जब आप देखते हैं, क्योंकि आपकी आंखों के सामने से सब गुजरता है कि सिस्टम कैसे काम कर रहा है, उसमें खामियां क्या है, उसे कैसे दुरुस्त किया जा सकता है। अगर आम आदमी को उसके घर में एक प्रसूता है, प्रेग्नेंट लेडी है और ज़रूरत पड़ती है एम्बुलेंस की, वो फ़ोन लगाता है, वो कोशिश करता है, लेकिन रिस्पॉन्स टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा है। अब वो उस वक्त क्या करेगा? इसीलिए ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। हम देखते हैं उदाहरण के तौर पर, कभी साइकिल पर ले जा रहे हैं, कभी कंधे पर लाद कर ले जा रहे हैं, कभी अपने वाहन से ले जाना पड़ रहा है, कभी ऑटो से। आप देखिए कि मैटरनिटी वार्ड तक ऑटो पहुँच जाता है, इसीलिए क्योंकि ताकि उसको बचाया जा सके, ताकि कुछ गलत ना घटे। एम्बुलेंस की कमी के कारण ये करना पड़ रहा है। आखिर अगर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो सिस्टम किस तरह काम कर रहा है कि हम देख रहे हैं इस तरह की नाकामी काम कर रहा है जैसे हमको दिखाई दे रहा है। हाँ। पहले हम ये मूवी में देखते थे कि मरीजों को हॉस्पिटल लाने के लिए वो ओटी के अंदर तक स्कूटर और आ जाता था। अभी एक मूवी शायद थ्री इडियट्स में दिखाया था ये जी। तो ये पहली बार तो हम लाइव टीवी पे देख रहे हैं, नेशनल टीवी पे। तो ये दुखद समाचार है, और दुखद समाचार इसलिए है क्योंकि ये प्रॉब्लम यहीं तक नहीं है। हम सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग जो फिनोमेना बोलते हैं कि थोड़ी सी हम एक चीज़ देख रहे हैं, बहुत सी चीज़ें जो कैप्चर नहीं कर पाया कैमरा, वो हमारे पास नहीं जाहिर बात है, समझ में नहीं आता है। अब जब सुविधाएं ही नहीं है, और इसमें मैं तो समझ के आया था कि यहाँ नेताजी तीनों बड़ी पार्टीज़ के हैं, कुछ शर्मिंदा होंगे, लेकिन यहाँ तो सब एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं और मतलब ये बता रहे हैं कि मेरी सरकार बेहतर और तुम्हारी सरकार ख़राब। तो जब तक ये एटीट्यूड चेंज नहीं होगा, मेरे ख्याल से जनता इस चीज़ को नोटिस करे कि जब मैनिफेस्टो पॉलिटिकल पार्टी का आता है तो उसमें स्वास्थ्य और शिक्षा किसी बीच के पन्ने पे आ जाती है, और जब पॉलिटिकल स्टॉर्म जब क्रिएट होता है तो वहाँ पे दूसरी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये जनता को जवाबदेही मांगनी चाहिए अपनी सरकारों से कि भाई ये क्यों हो रहा है। हर की सरकार आई और हर जगह यही समस्या है। तो जब तक एक पब्लिक ऑडिट सिस्टम नहीं होगा, जनता जब जवाब मांगेगी तो सरकारें जवाब ज़रूर देंगी। आपने कितने स्कूल बनाए, कितने अस्पताल बनाए, कितनी चीज़ें फंक्शन कर रही हैं और कितने कागज़ पे रह गए और कितने एक्चुअल कन्वर्ट हुए, तो ये चीज़ एक तो आनी चाहिए। दूसरा जो भ्रष्टाचार वाला जो सिस्टम है, तो ये सारी चीज़ें कॉमन हैं जो सारी चीज़ों को कवर करती हैं। अब इसका अगर पब्लिक ऑडिट हो, जनता उस लोकल क्षेत्र की जनता वो ऑडिट करे कि भाई इस अस्पताल में चलना है, इस अस्पताल में नहीं चल रहा है। फिर बड़े बड़े एम्स और बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज के बजाय हमें मेन फोकस जो मुझे समझ में आता है कि जो प्राइवेट जो PHCs हैं, प्राइमरी सेंटर्स, उनको स्ट्रेंथन करें। भाई आदमी औरैया से लखनऊ आए ही क्यों, वहीं क्यों नहीं इलाज उसका कर दिया जाता है? वहाँ पे आने में सड़क में इतना समय क्यों लग रहा है, सड़कें क्यों टूटी हुई हैं? तो ये जो हम देख रहे हैं एक सीन, इसके पीछे पूरा का पूरा सिस्टम है जिसमें सुधार की ज़रूरत है, और जिसमें मुख्य तीनों पार्टियां हैं। मेरा उनसे अनुरोध है कि कृपया एक दूसरे की टांग ना खींचें और पब्लिक को इसमें हेल्प करें। ठीक है, मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगी और भी कि इस मामले में कैसे क्या हुआ और क्या होना चाहिए था। लेकिन जयप्रकाश पांडे जी, जब आप लोग मैनिफेस्टो में ये जिक्र करते हैं कि एम्बुलेंस सेवा हम दुरुस्त कर देंगे और जन जन तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाएंगे, तो क्या इसका भी जिक्र करते हैं कि ड्राइवर की गलती की जिम्मेदारी तो हम नहीं लेंगे? देख लीजिए। नहीं, ये देखिए डॉक्टर साहब जो बातें कर रहे थे, पहले तीनों राजनीतिक दलों पर प्रश्न चिन्ह लगा दिए हैं। तो मैं बता दूं, जिस जन अदालत की बातें कर रहे हैं, ये लोग जब उदाहरण देते हैं तो फिनलैंड में चले जाते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि उदाहरण भी आपसे सुनिए, मैं बता रहा हूँ 70 साल में जिस जनता की बात कर रहे हैं, क्या देना होगा वो आपसे पहले पूछ लेंगे। 70 साल में 45% भी किसान का अन्न का दाम नहीं बढ़ा, और इनका वेतन कितना बढ़ा? क्या सरोकार है सर जो सार्वजनिक सेवाओं के लोग उनके वेतन से नेतृत्व दोषी क्या आपकी जिम्मेदारी कम हो जाएगी? जैसा समाज होगा उनको टारगेट करके क्या अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ सकते हैं क्या जयप्रकाश पांडे? ये क्या बात कर रहे हैं आप? पूरे नेतृत्व को हाशिए पर कर देंगे। ये क्या बात कर रहे हैं? अब मैं बता रहा हूं, जो सरकारी सर्विस वाले उनको टारगेट करके क्या अपनी जिम्मेदारी से बच जाएंगे आप? जो प्राथमिक स्वास्थ्य के अंदर तीनों दलों के लोग मानेंगे, वहां कोई वरिष्ठ डॉक्टर जाना नहीं चाहता शहर से, अपनी क्लिनिक अलग खोले हुए। सार्वजनिक सरोकार, जन प्रतिबद्धता क्या है इनके प्रति? तो आप कह दीजिए ना कि जो पिछली सरकार में था वैसे ही रहेगा। या तो आप मान लीजिए जयप्रकाश जी कि जैसे पिछली सरकार में था वैसे ही चलता रहेगा। देखिए हमसे हो नहीं पा रहा है। समझते हैं भारत को। अगर आप बार-बार जयप्रकाश पांडे जी, अगर आप बार-बार ये कह रहे हैं कि देखिए पहले से ये चलता आ रहा है,
जयप्रकाश जी, अगर आप बार बार यही कहेंगे और यही दलील देते रहेंगे कि नहीं, मैं पहले से ये होता आ रहा है, तो आप बोल दीजिए कि आपसे परिस्थितियां दुरुस्त नहीं हो पा रही हैं, महानगरों में जो पहले से था वैसे ही चलता रहेगा। न्यूजीलैंड का और फिनलैंड का आंकड़ा अमेरिका से बढ़िया है। अब आप फिनलैंड का, अब उन्होंने पिक्चर का, अब उन्होंने मूवी का उदाहरण दिया, आप फिनलैंड का उदाहरण लिया। वो सिद्दीकी साहब हमारे घर सपा के मित्र, सही सुनिए, ये चारपाई देखे ही नहीं थे, हम लोग देखे थे, चारपाई पे लेके जाते थे लोग। उदाहरण क्या आप देंगे? आप 97,000 बहुत गुस्से में लग रहे हैं जयप्रकाश पांडे जी, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है। हाँ, ये सत्ता में है, सत्ता में है। और अगर आपने मान तो लिया, नहीं तो आप तो कहते रहते। डॉक्टर अलीम सिद्दीकी ने ये कहा कि सरकारों को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, उससे गुस्सा आ गया। जयप्रकाश पांडे जी, आपको गुस्सा आ गया उससे। जिम्मेदारी जब तक नहीं लेंगे ना, तब तक परिस्थितियां दुरुस्त नहीं होगी। सर एक सेकंड, जैदी साहब देखिए, मैं एक बात जरूर कहूंगा, डॉक्टर अलीम सिद्दीकी साहब ने जो बात कही उससे एक इंसान को हकीकत है, वो दो रुख हैं। मैं ये कहता हूँ कि कोई भी सरकार में अगर है, तो हमने कहा देखिए, हम जब बात कर रहे हैं अपनी सरकार की, तो हम उन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं जो हमने नया डेवलप किया, जो कभी यूपी में नहीं हुआ करता था। हाँ। सभी सरकार प्रयास करेंगी तो आज नहीं कल ये ठीक हो जाएगा। ये 60-70 साल का कोड है, लेकिन ये बात भी सही है। जयप्रकाश पांडे जी, क्या आप इस बात को भी नहीं मानेंगे जो जैदी साहब कह रहे हैं कि क्या वाकई सभी सरकारों को मिलकर के सपोर्ट करना चाहिए? आपने तो उनको ही टारगेट कर दिया सिद्दीकी साहब। आप सुनी नहीं? अच्छा, मैंने कहा कि ये तीनों राजनीतिक दलों को जो बार बार कटघरे में खड़ा कर रहे हैं कि ये लोग गंभीर नहीं है, वास्तविकता ये नहीं है। राजनीतिक नेतृत्व समाज से ही पैदा होता है। अच्छा, तो गलती समाज की है मतलब। हाँ। और समाज में डॉक्टर बड़े सरकार में आने के बाद प्रवचन बहुत सूझ जाता है लोगों को। डॉक्टर बड़े दूध के धुले नहीं। अंशु अवस्थी, क्या आपको भी गुस्सा आ रहा है सिद्दीकी साहब की बात पर? नहीं, मुझे देखिए, हम तो फिर से पहले भी कहा था, अब भी मैं कह रहा हूँ, मुझे कोई गुस्सा नहीं आ रहा। हाँ। सवाल सिर्फ ये है, डॉक्टर साहब ने अच्छी बात कही, सवाल ये है प्रगति सरकारों का काम क्या है? समाज को प्रगतिशील रास्ते पर आगे ले जाना। पिछली जो कमियां हैं उनको आप अपग्रेड करिए ना। पहले चारपाई पे लोग जाते थे, हमने एम्बुलेंस दी, हमने देश को एम्स दिए, मेडिकल कॉलेज दिए, पीएससी दी, सीएससी दी, एनआरएचएम के तहत हजारों करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश को मिला। हम तो ये कहते हैं ना कि आप उससे आगे ले जाओ। कमियां रही होंगी, कमियां मानने में कोई बुराई नहीं, आप बड़े बनते हैं, लेकिन बीजेपी की आदत पड़ गई है, जो भी सवाल खड़ा करे उससे राष्ट्रद्रोही बता दो, वो गलत है, सिर्फ ये सही है। अरे आप बताओ ना, 20 महीने में आपने आज तो इस डिबेट में मैं उल्टी गंगा बहती हुई देख रही हूँ। एक सेकंड, इस डिबेट में आज मैं उल्टी गंगा बहती हूँ। जो विपक्ष है वो विनम्र लग रहा है। नहीं अंशु जी, मैं आपकी बात रख रही हूँ, आपकी बात रख रही हूँ। अंशु जी एक सेकंड, सिर्फ चैनल पर ये बताते हैं कि 20 महीने में कितने नए सीएससी पीएससी इन्होंने खोले, कितने नए डॉक्टरों की भर्ती की, ये बताए ना। ये इनके पास जवाब नहीं है इस पर। प्राथमिक स्वास्थ्य, आप बताओ ना कितने नए पीएससी सीएससी खोले आपने? आप बताओ। बंद करवाया था, हम खुलवा रहे हैं। आप बताओ कितने खोले? राजस्व गांव हम जो खोले थे उन पर आप ताला लगाने का काम कर रहे हैं। हम आबाद नहीं करेंगे, क्योंकि डॉक्टरों की भर्ती आप कर नहीं पाएंगे, आपके अंदर हिम्मत नहीं। इस डिबेट में मैं उल्टी गंगा बहती हुई दिख रही हूँ। जो विपक्ष है वो विनम्र लग रहा है और गुस्सा सत्ता पक्ष को आ रहा है। सत्ता पक्ष जिसको जिम्मेदारी लेनी चाहिए उसको आज गुस्सा आ रहा है। ये बीआरडी मेडिकल कॉलेज के जो मृतक हैं उनके आंकड़े छिपाने में लगे हुए, कुछ अलग ही लग रहा है। उनके आंकड़े छिपाने में परेशान है सरकार की, कैसे आंकड़े छिपा लिए जाए। आंकड़े जो है वो क्या कह रहे हैं ये लेकर के मैं फिर से एक बार डॉक्टर ए.के. शुक्ला आपके पास आ रही हूँ। तो इस बार जो डॉक्टर ए.के. शुक्ला में आपने आंकड़े छिपाने के लिए पूरा प्रयास किया। डॉक्टर ए.के. शुक्ला, इन्होंने स्वास्थ्य मंत्री इसीलिए बनाया कि आंकड़े छिपाओ दुनिया भर के, जहां के लिए बचा लो। ठीक है भ्रष्टाचार कैसे हो सकता है उस पर ध्यान दो, माल क्या कहते हैं। 175 जिला अस्पताल है, 821 सीएचसी है, भ्रष्टाचार की बात नहीं करिए, 3621 पीएचसी है, 3000 पाकिस्तान में प्रधानमंत्री को भ्रष्टाचार में जेल हो गया। लोग देख रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं भ्रष्टाचार पर एक दूसरे को टारगेट कर रहे हैं। सर्टिफिकेट नहीं देना। आपका प्रश्न नहीं सुन पा रहा हूँ शुभ्रा। हाँ सर, मैं आ रही हूँ। पहले ये लोग भ्रष्टाचार पर तो एक दूसरे से निपट लें, जब बात स्वास्थ्य की हो रही है तो एक दूसरे से भ्रष्टाचार पर टारगेट कर रहे हैं। सर लोग देख रहे हैं, आप लोगों को लोग देख रहे हैं। सर प्लीज एक सेकंड, चूंकि हम बात स्वास्थ्य पर कर रहे हैं इसीलिए गंभीरता से इसी पर टिके हुए रहे, नहीं तो दुनिया जहान की बातें हैं करने के लिए, और अगर आप उसी में उलझ कर रह जाएंगे तो ये जो आंकड़े हैं इसकी जो गंभीरता है उसको हम समझ नहीं पाएंगे। देखिए ना, 821 सीएचसी हैं, 3621 पीएचसी हैं, 18,328 डॉक्टर्स के पद हैं, उसमें सिर्फ 11,034 पद भरे हुए हैं, और जो बाकी जो दिक्कतें हैं अस्पताल के भीतर, एक बेड पर
कई मरीजों को रख दिया जाता है, या फिर एम्बुलेंस की सेवा का क्या हाल है वो हम देख रहे हैं। स्ट्रेचर नहीं मिलता है, कंधे पर लाद के बच्चों को, गर्भवती महिलाओं को ले जाया जाना पड़ता है। ये तमाम बातें हैं और इसीलिए डॉक्टर अलीम सिद्दीकी, मैं आपके पास आऊं। डॉक्टर ए.के. शुक्ला, आपसे मेरा सवाल है, आप पूर्व सीएमओ हैं, आखिर ये परिस्थितियां सुधरती क्यों नहीं है सर? आम लोग तो यही सोचते हैं सरकार बदलेगी तो कुछ दुरुस्त होगा। क्या भ्रष्टाचार इसकी जड़ में है? जिस भ्रष्टाचार पर ये दो पार्टियां एक दूसरे को घेरने की कोशिश कर रही हैं, क्या वही इसकी जड़ में है कि सरकारें बदल जाती हैं लेकिन आम आदमी ऐसे ही भटकता रहता है, ऐसे ही मरता रहता है, ऐसे ही? मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए ना, ऑटो में प्रसव हो रहा है। जी शुभ्रा जी, मैं बताना चाहूंगा कि जो अभी बातें हो रही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की, ये 2 लेवल हैं हॉस्पिटल्स के देहात क्षेत्र के, PHC एंड CHC। उससे भी नीचे ग्रामीण स्तर पर सब सेंटर बनाए गए थे, उसमें ANMs की पोस्टिंग की गई थी और कुछ सब सेंटर्स को प्रसव के लिए तैयार किया गया था और सारी प्रसव की सुविधाएं दी गई थी। और ये इंश्योर करना था कि ग्रामीण क्षेत्र के नॉर्मल प्रसव जिनको कि ANM और आशा पूरे 9 महीने मॉनिटर करती हैं वो वहीं करा दें। और कुछ उपकेंद्रों पर प्रसव होना भी शुरू हो गए थे। आज की स्थिति मैं नहीं जानता। PHC में 2 डॉक्टरों का पद था, 1 और 3 डॉक्टर आयुष के हो गए थे। CHC पर 7 से 8 डॉक्टर होते थे, स्पेशलिस्ट होते थे, दांत का डॉक्टर भी होता था, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सारी सुविधाएं होती थी। आज स्थिति ये हो गई कि डॉक्टरों की कमी की वजह से तमाम सुविधाएं CHC पर बंद पड़ी हुई। दूसरी बात, दवाओं की भी उपलब्धता कितनी है मैं नहीं जानता, अखबारों से पता लगता है कि दवाओं की उपलब्धता में कमी है। कारण जो जन औषधि केंद्रों की बात की, मैं कहना चाहूँगा बहुत अच्छे हैं, दाम कम है, जेनरिक दवाएँ सबको मिलनी चाहिए। लेकिन अगर सरकार का मत है कि जेनरिक दवाएँ मिलनी चाहिए, हर अस्पताल के बाहर ब्रांडेड मेडिसिन के बड़े बड़े स्टोर क्यों चल रहे हैं? आप उनको बंद करा दीजिए, आदमी खुद ही जेनरिक दवाएं सस्ती लेगा। ये बड़ा गंभीर मुद्दा है कि अगर हम चाहते हैं कि सब लोग जेनरिक दवाएं करें, माननीय प्रधानमंत्री जी की भी इच्छा है जन औषधि केंद्र खोलें, तो वो एक खुला है लेकिन लाखों की संख्या में मेडिकल स्टोर अंग्रेजी दवाएं महंगी दवाओं बेच रहे हैं। हमारी सरकारों को इनको तत्काल बंद कराना चाहिए जिससे जेनरिक दवाओं का उपयोग बढ़े और लोग दवाएं खरीदें। आयुष्मान योजना, मोदी केयर, जन औषधि केंद्र, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, आप देखिए ना, योजनाओं की गिनती शुरू करेंगे तो खत्म नहीं होंगी, लेकिन उन योजनाओं का लाभ कहाँ मिल रहा है जेपी पांडे जी? और ये जो बात कह रहे हैं डॉक्टर ए.के. शुक्ला, वो बहुत गंभीर है। किसकी साठगांठ से ये सब हो रहा है? नहीं, ए.के. शुक्ला जी तो हमारी बात कर रहे हैं। उन्होंने ये स्वीकार किया कि नहीं, जन औषधि केंद्र पे दवाएं सस्ती मिल रही है। सुनिए, ये इनकी बात इन्होंने कहा, ये हमारी पार्टी के नहीं, इन्होंने कहा कि नहीं दवाएं सस्ती मिल रही हैं। एक सुझाव इनका था कि जो बाकी ब्रांडेड कंपनियों की दवाएं बेचना उनको बंद कर दिया। वो ये कह रहे हैं कि जुमला तो आपने गढ़ दिया, लेकिन आम लोगों को उसका फायदा नहीं मिल रहा है। जब तक जेनरिक डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि आपने पूरे लखनऊ में एक खोल दिया, सारे पूरी दुकान तब तक उनको सहसा बंद कैसे कर देंगे आप? जब ये प्रधानमंत्री जी शुरू किए हैं, संक्रमण काल है, इतना उत्पादन हमारे पास लोग रहते हैं और एक हॉस्पिटल इन्होंने मेडिकल की दुकान खोल दी। अरे अवस्थी की बात सुनिए, जब तक उनका वो किसी की भी सरकार हो, शुरुआत हो गई है तो जेनरिक दवा धीरे धीरे जन दबाव से एक दिन इनको जाना होगा, इतना लोकतंत्र की शक्ति है। लेकिन जब तक उतना उत्पादन नहीं, हम सहसा कैसे उनको बंद कर सकते हैं? लेकिन अब दवाएं हैं, मिल रही हैं 60 से 90%। हार्ट और घुटने के उपकरण भी सस्ते हुए हैं, ये भी डॉक्टर साहब से पूछ लीजिए। ऐसा नहीं, शुरुआत आदरणीय मोदी जी ने की है। अब वो जरूर है कि अभी इतना बड़ा देश है और निश्चित उस लिहाज से बहुत कम बजट है। ठीक है, एक एक करके रिस्पॉन्ड कीजिए। अंशु अवस्थी पहले आप, फिर जैदी साहब आप, उसके बाद मैं जाऊंगी डॉक्टर अलीम सिद्दीकी। देखिए, मैंने तो पूरी शुरुआत डिबेट से और अभी तक ये कहा कि डॉक्टरों की कमी है। 20 महीने में योगी सरकार रिक्तियों पर ध्यान नहीं दे रही है। बराबर सीएमओ के ट्रांसफर पोस्टिंग में 15-15, 20-20 लाख रुपए की चर्चाएं खूब निकल के आ रही। बात पूरी हो जाए, आप इंटरप्ट करेंगे, आप योगी जी आप पूरी बात सुन लीजिए। क्या अवस्थी जी, पूरी बात सुन लीजिए। योगी के आप नीतिगत विरोध करिए, कोई माई का लाल जिंदा व्यक्ति नहीं है जो कह दे योगी जी बेईमान। आप बताइए ये क्या बात, नाम लेके कह रहे हैं कि आप 15 लाख रुपया ले रहे हैं? भ्रष्टाचार का ये कोई मतलब नहीं। योगी जी के राजनीतिक ईमानदारी या उनके व्यक्तिगत जीवन पे ये आक्षेप मत लगाइए। कोई नहीं लगा सकता, हमारे विरोधी भी नहीं मान, कोई नहीं कहता। आप क्या बात कर रहे हैं? आपको याद होगा एक पत्र वायरल हुआ था कि जो मंत्री जी के निजी सचिव, उन्होंने कंप्यूटर, पता नहीं टीवी, लैपटॉप, कंप्यूटर सब मांगा था। वो पत्र वायरल हुआ, उसके बाद जो है उसका खंडन किया। ये यहाँ पर जो भ्रष्टाचार की बात करते हैं, भ्रष्टाचार नहीं हो रहा। कोई भी सीएमओ बिना पोस्टिंग, बिना पैसा लिए नहीं हो रही। बराबर धड़ल्ले से दवाओं के कम दाम पर टेंडर हो रहे हैं और उसके बाद कंपनियां सप्लाई नहीं कर रही क्योंकि इनके पास समय नहीं है। ये बराबर हनुमान जी की जाति पता कर रहे हैं,
गाय कहाँ पर है वो पता कर रहे हैं, कैसे हिंदू मुस्लिम में बंटवारा वो पता कर रहे हैं। बराबर इनका फोकस तो हनुमान जी की जांच पता करने पर है जरूर। हनुमान जी को दलित बनाने में नहीं कोई मतलब नहीं है, लूटने में लगा भ्रष्टाचार। देखिए बहुत गंभीर ये मुद्दा है। वास्तविकता ये है कि उत्तर प्रदेश की सरकारें जो बजट लें और जो केंद्र सरकारों से विभिन्न योजनाओं में बजट मिले जी, सरकारों का भरपूर प्रयास होना चाहिए कि वो ग्राउंड लेवल पे जाकर के उनको बजट का इम्प्लीमेंटेशन मजबूती से और ईमानदारी से हो। और ये एक जो नेक्सस हमेशा से एक बना आ रहा है सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स का, उस नेक्सस को तोड़ने का भी साथ साथ सरकारों को प्रयास करना चाहिए। हम पूरी तरह से सफल भले नहीं हुए, लेकिन हमने ये प्रयास किया कि वो नेक्सस तोड़े जाए। जो ग्रामीण अंचल में बैठा हुआ डॉक्टर खुद ये प्रयास करता है कि उसकी प्राइवेट प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छी चले, इसको भी तोड़ने की आवश्यकता है। निश्चित तौर पर अच्छे परिणाम आ सकते हैं। डॉक्टर अलीम सिद्दीकी, जो नेक्सस की बात हो रही है, आखिर वो किस तरह का माया जाल है जो सरकारें बदलती हैं लेकिन टूट नहीं पाता है ये? और दूसरी बात भ्रष्टाचार जिसका बार बार जिक्र हो रहा है, वो एक नेक्सस का हिस्सा है। तीसरी बात जो कि बजट की हम कर रहे हैं कि बजट में इतनी बढ़ोतरी हो रही है, 12% पिछले साल के मुकाबले इस साल बढ़ गया, उसके बावजूद हम ये हालत देख रहे हैं। ये तमाम चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई है सर। आखिर अगर ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं एक दूसरे पर ऐसे ही आरोप प्रत्यारोप करती रहीं तो क्या स्थिति सुधरेगी? आखिर कहाँ पर वो दुखती हुई नब्ज है जिससे हमें पकड़ने की जरूरत है? दुखती हुई नब्ज, मैं फिर अपनी बात रिपीट करूंगा, चाहे नेता लोग गुस्सा हो जाएं, कि ये जनता के पास है दुखती हुई नब्ज। जनता अगर स्कूल और अस्पताल मांगेगी तो जरूर मिलेगा, ये मैं फिर कहना चाहूँगा। जो अभी मेडिसिन कॉस्ट की बात हो रही थी, तो क्यों ना हम जो दवाएं बन रही हैं उसकी अपर लिमिट क्यों नहीं तय कर सकते? हम दुकान क्यों बंद करें? हम सारी दवाएं हैं उनकी कॉस्ट धीरे धीरे रेगुलेट करके नीचे ले आएँ। तो वो जो दवाएं बिक रही हैं वो भी तो सरकार की सहमति से महंगी दवाएं बिक रही हैं ना, तो उस जो महंगी कॉस्ट है MRP उसको हम नीचे खिसकाते लाएं और जेनरिक दवा के बराबर कर दें। तो ये एक सिंपल सा सुझाव है। एक बड़ा बार बार आता है कि डॉक्टर गाँव में नहीं जाता। डॉक्टर बनने में पूरा आपका 8 से 10 साल 12 साल लग जाते हैं। उसके बाद हम गांव में जाएं और नौकरी करें तो डॉक्टर भी इसी समाज का हिस्सा है। डॉक्टर में भी वही कमियां मौजूद हैं तो हमारे समाज में मौजूद हैं। तो जो समस्याएं हैं वो सबके लिए कॉमन रहेंगी। अब वहाँ गांव में ना तो हमारे पास बिजली है, पानी है, जब तक हमारा पूरा संपूर्ण विकास नहीं होगा तब तक मेडिकल सिस्टम हमारा अपडेट नहीं हो सकता है। तो हमें जो चाहिए वो पूर्ण विकास चाहिए। गाँव को एकदम अपग्रेड कर लें और जो सैलरीज वहाँ मिल रही हैं, भाई डॉक्टर को आप मार पीट के और डंडा मार के वहाँ बैठा लोगे तो वहाँ से फिर भागेगा। जब डॉक्टर आसानी से शहर में आके आसानी से प्राइवेट प्रैक्टिस में कमा सकता है 1 लाख, तो वो 50,000 के लिए गांव की नौकरी क्यों करेगा? तो इस पे संवेदनशीलता से विचार किया जाए। सैलरीज बढ़ाइए, लोग अपने आप वहाँ जाने लगेंगे। तो इस पे विचार करिए। एक सवाल जो जयप्रकाश पांडे जी ने आपसे पूछा था और जो बात कह रहे हैं डॉक्टर अलीम सिद्दीकी, उसमें भी वही सवाल छुपा हुआ है जयप्रकाश पांडे जी कि आपके पास रोड मैप क्या है? आप बार बार ये कह देते हैं कि पिछली सरकार में देखिए ऐसा हुआ था, इतने लंबे वक्त से ऐसा होता आ रहा है, ऐसी घटनाएं पहले भी सामने आई थी, लेकिन आप मुझे बस सिर्फ ये बता दीजिए कि इतने वक्त से जो आप लोग करते आए हैं आपके पास क्या रोड मैप रहा, और अगर उसमें खामी है तो आप क्या उसको स्वीकार करेंगे कि हाँ देखिए जो हमने सोचा था वो नहीं हो पा रहा है, इस वजह से नहीं हो पा रहा है, या सिर्फ ड्राइवर की गलती आप थोप करके निकल जाना चाहेंगे? नेहरू जी करने दे। नहीं, देखिए जो जहाँ तक ये स्वास्थ्य ये इशू है, इसमें कोई नया परिकल्पना की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश हो या भारत हो, 2 स्तर की चीज है। गांव है, गांव में जो डॉक्टर साहब कर रहे थे, सुन लीजिए, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे अगर ये जो जिसपे हम चर्चा बैठे हैं ये दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि डिलीवरी कोई बहुत बड़ा हार्ट का ऑपरेशन नहीं है, ये इसे वहीं हो जाना चाहिए था। अब ये जिला अस्पताल पे तो आना ही नहीं चाहिए। लेकिन अब ये है कि हमारी सरकार, जिम्मेदारी सरकार की है कि नहीं, पहली बार दवाओं के दाम गिराना हो या उनको बीमा का लाभ देना हो तो उस पर प्रयास कर रही है। भ्रष्टाचार नेक्सस से 2022 तक हर गांव में ये बुनियादी सुविधाएं मिल जाएंगी। इस स्तर के इलाज के लिए उनको 20 महीने का ये नहीं बता पा रहे हैं कि इन्होंने क्या किया, उसमें कितनी विज्ञप्तियां भरी।
अरे एएनएम सेंटर पे ये अगर बड़ा आप मुझे भर्ती आश्चर्य कर की दो, चीज है। एएनएम सेंटर पे अगर या समस्या का सिविल समाधान सर्विस हो की जाए तो वो जो जिला चिकित्सालय पे नहीं सुनिए आएगा। अवस्थी जी, लेकिन जब ये जो एएनएम भर्ती सेंटर होती पे है, ताला डॉक्टर लगा सुन है, लीजिए, पीएससी पे ताला ये लगा, सीएससी पे ताला लगा, तो जिला संवैधानिक अस्पताल को आयोग मजबूरी है जाना वो उसकी। भर्ती करते हैं, इसमें सरकार का बड़ा हस्तक्षेप नहीं रहता। जो आप लोक सेवा आयोग या इस तरह के मेडिकल सर्विसेज के आयोग हैं वो विधिक या संवैधानिक है, इन्होंने उसमें आप सरकार के आने जाने से क्या लेना पालीवाल देना? को चेयरमैन बनाया था, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। क्यों? भ्रष्टाचार करना है। भ्रष्टाचार कौन करवाएगा? अरे अनिल यादव इस्तीफा दिए, आप अपडेट नहीं है। सपा सरकार वो भी हाई कोर्ट की टिप्पणी के बाद दिए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार आप देखिए बार-बार उधर ले जाएंगे, इतना सेंसिटिव इशू है क्योंकि आप उत्तर प्रदेश को जो दिए थे उसी का परिणाम है। और ये जो दोनों सरकारें रही हैं वो भी आपके संरक्षण में चली है। जी जी जी, आप समीक्षा उसी से करते ये रहिए। दशा देखी जा रही है। 5 साल हाँ, बाद लेकिन आप ये है समीक्षा कि करके शुरुआत जनता के मोदी बीच में जी ने जाइएगा। करी है और ये निश्चित जानिए 60 से 90% कम मूल्य पे दवाएं बिकेंगी। सुब्रा जी, और ये जो कह रहे थे डॉक्टर साहब, उत्तर प्रदेश में केक काटने आए थे सरकार ठीक में, है। वादा जो डॉक्टर किया वो ए.के. नहीं शुक्ला, निभाएंगे, वो केक तो खैर काटने आप के लिए देखिए आए थे। 2 सीट पे हैं, आप कुछ भी कर डॉक्टर सकते हैं। ए.के. शुक्ला, रायबरेली सियासी में बातें एक तरफ जनता रखते हैं देगी ना सर। आपको अब की बात। सियासी बातें एक तरफ रख। आप डॉक्टर तो ए.के. जीरो से ले शुक्ला, आए ना, 325 ये जो बात हो पे रही फिर है कि आएगी जो सबसे छोटी यूनिट्स है स्वास्थ्य विभाग की उनका ठीक काम करना बहुत जरूरी है, और अगर एएनएम सेंटर्स ठीक ढंग से काम कर रहे हो, पीएससी ठीक ढंग से काम कर रही हो, तो क्यों जो मरीज हैं वो आगे बढ़ेंगे, क्यों मरीज जिला अस्पताल में जाएंगे? तो ये छोटे यूनिट्स हैं वो क्यों नहीं ठीक हो पा रहे हैं? और क्योंकि सबसे ज्यादा जो गड़बड़ियां हैं, जो बदहाली है, वो वहीं से सामने आती है सर। डॉक्टर ए.के. शुक्ला, ये जो मैंने अभी उपकेंद्र की बात कही जी, ये उपकेंद्र आज भी हर जनपद में एएनएम सेंटर के रूप में कार्य कर रहे हैं। मैं आज नहीं जानता कि वहाँ एएनएम तैनात हैं कि नहीं तैनात हैं। उपकेंद्रों को सामान्य प्रसव के लिए तैयार किया गया था, मैं पहले बता चुका हूँ। हाँ। लेकिन जो घटनाएं हो रही हैं, जिला अस्पताल की तरफ लोग भाग रहे हैं, इसके पीछे जो हमारी चर्चा होती है कि इतनी यहाँ पर प्रचार है कि यहाँ हर चीज़ फ्री है, हर चीज़ मुफ्त है, बड़े डॉक्टर हैं, बड़े सर्जन हैं, इसलिए लोग इस लालच में यहाँ भाग के चले जाते हैं। और दूसरा, ग्रामीण क्षेत्र में डॉक्टरों की कमी और एएनएम जो भी स्टाफ है, बिल्कुल आशा उनकी कमी है। अगर ग्रामीण क्षेत्र में, चूँकि आप बहुत पहले जाइए, आज से 50 साल पहले घरों में डिलीवरी होती थी नॉर्मल, और बच्चे स्वस्थ होते थे बच्चे, और लेकिन आज घरों में डिलीवरी बिल्कुल बंद हो गई। तो कम से कम सीएचसी पीएचसी पर जहाँ कुछ तो पैरामेडिकल स्टाफ होता है, हम उसको करा सकते हैं। बार बार मैं कहूँगा सिर्फ मॉनिटरिंग की कमी है, हर स्तर पर मॉनिटरिंग की कमी है। अगर ग्रामीण लेवल पे जो हमारे यूनिट काम कर रही हैं उनकी ठीक है, सरकार से पूछना ये होगा कि कितना वक्त और, सरकार कितना वक्त और, जब आप ये नहीं कहेंगे कि देखिए पिछली सरकारों की वजह से ये हो रहा है, क्योंकि इतना लंबा वक्त गुजर चुका है नई सरकार बने हुए, और लोग यही सोच रहे हैं कि कम से कम जो कह कर आए थे वो करें, लेकिन जब ऐसी घटनाएं सामने आती हैं तो लगता है कि बस जुमले ही साबित होते हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे बातचीत करने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेशनल वॉइस।